बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। आज की वीडियो कोरल ड्रा के बारे में है और इसमें हम एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि कोरल ड्रा की विंडो मेरे पास ओपन है। इसमें आज हम थोड़ा सा देखेंगे पिक टूल के बारे में, शेप टूल के बारे में और लाइन टूल के बारे में। बेसिकली असल ऑब्जेक्ट तो इस ट्यूटोरियल का लाइन टूल डिस्कस करना है, क्योंकि लाइन टूल के साथ ये दोनों टूल तो खैर हर एक शेप बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इनकी डिस्कशन तो हो ही जाएगी। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा रहा लाइन टूल के बारे में, तो इसके साथ साथ हम शेप टूल और पिक टूल को भी देखेंगे। ये जो सबसे पहले हमारा जो टूल है, इसके ऊपर जैसे ही आप ये देखें कि आप माउस लेके जाते हैं तो आपको एक फ्लाई आउट मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पिक टूल। आप जैसे ही थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको एक फ्लाई आउट मिलता है जिस पे लिखा है शेप टूल, यानी कि F10 के साथ आप इसको ले सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। ये क्रॉप टूल है, इसको आज हम बहस में नहीं लाएंगे। ये जूम टूल है, ये सिर्फ विंडो को जूम आउट या जूम इन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद फिर ये लाइन टूल आ जाता है। इसमें हम सीखेंगे फ्री हैंड और पेन टूल के बारे में। ये दोनों टूल्स भी सेम काम ही तकरीबन करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, लेकिन फ्री हैंड और पेन टूल को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें हम कवर करेंगे कि हमने इन शेप्स को फिल कैसे करना है और कहाँ से करना है। एक शेप मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज़ कि ये तो पिक टूल है, आपके पास पिक टूल हमेशा जब भी आप कोरल ड्रा को स्टार्ट करते हैं तो पिक टूल हमारे पास होता है, यानी कि जितनी भी शेप्स या टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे पड़े होते हैं उनको अगर आप इसके साथ क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होते हैं। आप उसको इसके साथ आप मूव कर सकते हैं। इसका बुनियादी तौर पे यही काम है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ लाइन टूल से फ्री हैंड टूल। ये F5 के साथ इसका जो है शॉर्ट की है। अगर हम ये टूल लेते हैं तो हमने सिंगल लाइन कैसे ड्रा करनी है और कंसेक्टिव लाइन्स कैसे ड्रा करनी है, इनके दो सेगमेंट्स को आपस में कैसे जोड़ के चलना है। बेसिकली लाइन कहते हैं जो दो नुक्तों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है एक सीध में, उसको लाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक पॉइंट ये है और यहाँ से ये देखें, मैंने जैसे क्लिक किया, यानी कि अपने माउस का मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये लाइन मेरे पास आ गई है। साथ मेरे को एरो बता रहा है कि मैं जिस तरफ को जाऊँगा लाइन उसी तरफ को जाएगी। ये देखिए, मैं इसको अप डाउन कर रहा हूँ या इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जहाँ जाकर मैं दोबारा क्लिक करूँगा व्यूअर्स, वहाँ तक मेरी ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लाइन ड्रॉ करते हैं, आपसे शुरू में सीधी लाइन नहीं ड्रॉ होती, तो फिर आप इसका सहारा ले सकते हैं कि साथ आप शिफ्ट की को अगर प्रेस कर लेंगे तो ये 15 डिग्री के एंगल्स के ऊपर आपको ये लॉक कर लेगी और उससे ऊपर नीचे ये ड्रा नहीं होगी। जिनके 15 डिग्री ऊपर या 15 डिग्री नीचे या 30 डिग्री नीचे 30 डिग्री ऊपर, इस तरह जिनके 15 के डिफरेंस के साथ अगर आप अगर आप शिफ्ट की को छोड़ देंगे तो फिर ये दोबारा पे 1/1 डिग्री या हाफ डिग्री या जितना भी आप इसको मज़ीद डिवाइड कर लें, आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ तक अगर मैंने लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको छोड़ दूँगा तो ये एक सिंगल लाइन बन गई है। अब अगर इसी लाइन को मैंने कंटिन्यू करना है तब मुझे क्या करना होगा कि ये इसका स्टार्टिंग साइड है, ये इसकी एंडिंग साइड है। किसी एक साइड के जो कॉर्नर के ऊपर, ये मैं आपको समझा दूं कि नोड्स क्या होते हैं। अगर हम शेप टूल लें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एरो है इसकी डायरेक्शन जो है वो आगे की तरफ है। इसका मतलब आपको एक बारीक सा एरो नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, जिसका जो हेड है वो इस तरफ को है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट नोड है और ये इस तरफ को जा रहा है और आगे आपको एंड के ऊपर एक नोड नज़र आ रहा है, यानी कि एक ब्लू रंग की छोटी सी रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है जिसका हेड जो है वो आगे की तरफ है। ये बता रहा है कि मैं इस लाइन का एंड हूँ। आप अगर किसी एक नोड से, इस नोड से देखें प्लस का साइन बना, आप इसको पकड़कर लाइन को ऊपर या नीचे नई सिमत में आप लेके जा सकते हैं। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसको छोटा कर सकते हैं। आप इसको किसी भी डिग्री पे ले जाके छोड़ेंगे तो ये लाइन वहाँ पे चली जाएगी।
इसी तरह पहले नोड से अगर पकड़ लेंगे तब भी आप इसी तरह कर सकते हैं। आप इस लाइन को जिस तरह चाहें आप इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसका फ्री हैंड है आपके पास, यानी कि दोनों नोड से आप लाइन को पकड़कर जिस तरफ चाहें आप मूव करवा सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि अगर इस लाइन के साथ अटैच्ड लाइन मैंने आगे बनानी है, अगर तो ये सिलेक्टेड है और ये नोड इसके सिलेक्टेड है, ये मैं लाइन टूल लूँगा तो ये सिलेक्टेड टूल है, ये अब पिक टूल के ज़रिए असर आ गया है। तो जैसे ही मैं किसी नोड के ऊपर जाऊँगा तो ये देखें, ये इसके साथ नोड के साथ नीचे आपको एक बारीक सा एरो जो है वो लगा हुआ नज़र आ रहा है, जो थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। इसी तरह जब आप इसके स्टार्ट के नोड के ऊपर आएंगे तब भी वो ऐसा ही होगा। लाइन के जब आप बकिया हिस्सों के ऊपर होंगे जहाँ पे नोड्स नहीं है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिखा हुआ है और साथ ही जो एरो था उसकी जगह पे सिर्फ एक कर्व सी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन तो ड्रा हो जाएगी, इस लाइन के साथ बिल्कुल अटैच होगी ये, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ये पिक टूल होगा, पिक टूल के साथ अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ये अलग से सिलेक्शन होगी, इसकी सिलेक्शन अलग से होगी। पिक टूल के साथ ही हम चीज़ों को यहाँ से मूव करवा सकते हैं। ये देखें, ये मूवमेंट हो रही है तो एक एक लाइन की अलग अलग से हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस लाइन के साथ मैंने एक लाइन को जोड़कर इसी का हिस्सा बनाना है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं दोबारा से लाइन टूल लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्टेड रखूँगा, इसके स्टार्टिंग या एंड वाले नोड के ऊपर जाऊँगा। जब ये एरो हेड डाउन को जो बना हुआ है ये बनेगा, यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो फिर आगे जितना मैं आगे बढ़ूँगा, जितनी भी लाइन में आगे ले लूँगा तो पहली लाइन का पार्ट बन जाएगी। ये देखिए, ये पहली लाइन का एक हिस्सा बन गया है। अगर आप अब इसे पिक टूल के ज़रिए आप इसको मूव करवाएंगे तो ये देखिए, ये दोनों जो लाइनें हैं, इनके ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों आपस में मिली हुई हैं और ये इकट्ठी मूव कर रही हैं, जबकि ये मूव साथ नहीं कर रही क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं बना हुआ। तो ये था कि अगर हमने फ्री हैंड टूल के साथ, ये हमारा फ्री हैंड टूल है, अगर हमने कॉन्जेक्टिव लाइंस बनानी है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं, फिर हम इसको हिलाए बगैर, इसकी पोजीशन को चेंज किए बगैर हम दोबारा क्लिक कर देते हैं, तो आगे वाला सेगमेंट जो है, यानी कि आगे वाला जो पोर्शन है वो पिछले पोर्शन के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ पाया जाएगा। यहाँ मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर फिर मैं ये देखें, ये एक ही पोर्शन बन गया है। अगर मैं यहाँ से दोबारा क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये पिछली लाइन के साथ मुझे अटैचमेंट के तौर पर ही मिलेगी। यहाँ मैं आ गया, यहाँ फिर मैंने हिलाए बगैर क्लिक किया और मैं यहाँ नीचे आ गया। यहाँ आकर मैंने एक और क्लिक की और फिर मैंने यहाँ दोबारा फिर क्लिक की और मैं यहाँ इस लाइन के ऊपर आके मैं इसको मिलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ इसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ, तो ये एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन गया है। यानी कि ये आपको एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन गया है, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लोज नहीं है, ये सिंपल लाइन है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लोज्ड करना है, यानी कि इस नोड को हमें इस नोड के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम फ्री हैंड टूल से एक लाइन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में बन गई है। ये भी अब हमारे पास एक क्लोज टूल आ गया है। ये लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये इसके अंदर हम इसको कोई स्पेसिफिक शेप आप इसको नहीं कह सकते, इसमें दो रेक्टेंगल्स के लिए आपस में जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक और शेप टूल का इस्तेमाल इसमें ऐड होता है कि अगर किसी लाइन को हम कर्व देना चाहें तो हम कैसे देंगे। फ़िलहाल तो ये सिंपल लाइनें हैं। अगर इन लाइनों को मैं यहाँ से नीचे, ये देखिए मैं नोड से पकड़ा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे को वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो चली गई है या ये इधर आ गई है। यानी कि अगर मैं इस लाइन में यहाँ से गुलाई डालना चाहूँ तो मैं वो कैसे डालूँगा, या इसको मैंने अगर अंदर को लेके आना है तो वो मैंने कैसे लेके आना है। उसके लिए लाजमी है कि आपने शेप टूल के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हो। या देखें, अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, ये डीसिलेक्ट हो गया है। इसकी निशानी ये है कि इसके ऊपर जो नोड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और हल्की सी रेड लाइन ऊपर नज़र आ रही है, बाकी की निस्बत इसके कलर में चेंजेस आई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये डीसिलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया।
अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है उसको सारे को आपने एक साइड से, यहाँ एक साइड से सिलेक्शन लेनी शुरू करनी है और पूरे का पूरा इस बॉक्स के अंदर आप बंद करेंगे तो जितने भी इसके ऊपर नोड्स हैं वो सारे देखें ये क्लियर हो गए हैं और सिलेक्ट हो गए हैं। जैसे ही ये नोड सिलेक्ट होंगे तो हम यहाँ पे ये देख कन्वर्ट टू कर्व है, ये कन्वर्ट टू कर्व है, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी अब ये लाइनें हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड है, फोर है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, 6 के 6 पार्ट जो हैं वो कन्वर्ट टू कर्व हो गए हैं। अब अगर आप इसको यहाँ से पकड़कर सेंटर से, जैसे ही ये आपको उल्टा एस का साइन नज़र आता है, यानी कि एक लाइन खींचने वाला, जैसे पेन से हम लाइन लगाते हैं, तो अब अगर मैं यहाँ से इसको एक तो मैं डीसेलेक्ट करूँगा, सारे नोड्स डीसेलेक्ट करना ज़रूरी है, फिर इस लाइन के ऊपर आकर मैं एक क्लिक दूंगा या ना भी क्लिक दूं तब भी मैं यहाँ से इसको पकड़कर बाहर की तरफ खींचूंगा तो ये देखें लाइन बाहर को आएगी या ये अंदर को जाएगी। आप इसको जिस तरह की चाहें यहाँ से शेप दे सकते हैं। ये अब ये इलास्टिक मोड में है, आप इसको जैसे चाहें शेप दे सकते हैं। इसी तरह इस वाले पोर्शन को भी आप शेप दे सकते हैं, इस वाले पोर्शन को आप शेप दे सकते हैं, इस वाले पोर्शन को आप शेप दे सकते हैं यहाँ से पकड़कर, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आप चाहें तो इसे भी शेप दे सकते हैं, इसे भी आप शेप दे सकते हैं। यानी कि अब ये आपके पास टोटल एक इलास्टिक बोर्ड में जो टूल है, शेप टूल का काम कर रहा है। कब कर रहा है? अगर हमने किसी टूल को किसी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, उसके सारे नोड्स हमने सिलेक्ट कर लिए, या अगर आपने उसकी कोई मखसूस लाइन सिलेक्ट कर ली, फिर जैसे ही वो आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है कन्वर्ट टू कर्व वाला जो बटन है ये ऑन हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है ये देखिए ये कन्वर्ट टू कर्व हो गई है। जबकि अगर आप इस लाइन को देखेंगे, आप इसको पकड़ कर करेंगे, देखें ये पूरी की पूरी आगे जा रही है, ये कर्व नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि हमने अभी इसको कन्वर्ट टू कर्व किया ही नहीं है। यहाँ से आप ये इसको कन्वर्ट टू कर्व करें, फिर अगर आप इसको बाहर खींचेंगे तो देखिए ये गुलाई की शक्ल में अंदर या बाहर जो है वो जाएगी। यही असूल सिंपल लाइन के ऊपर भी है, सिंगल लाइन के ऊपर भी है। लाइन को आपने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर आपको एक दोबारा क्लिक करके इसके ऊपर एक नोड बनाना पड़ेगा, फिर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। अब ये लाइन जो है ये आप इसको चाहें तो आप इस तरह मतलब कि इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसको अपने शेप देने के लिए आप इसको डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल एक इलास्टिक मोड में है, आप इसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो है ये पिक टूल है, ये तो सब सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसको सिलेक्ट किया, इसे मूव करवा लिया। अब अगर मैं इसके ऊपर एक सेकंड सिलेक्शन कर दूं तो आप देखेंगे कि जो शेप सिलेक्टेड है उसके इर्द गिर्द ये 4 जो है ये हैंडल गुलाई वाले बन गए हैं, ये स्क्यू वाला बन गया है। आप चाहें तो इसको आप घुमा सकते हैं जिस तरफ को चाहें। ये देखिए मैंने इसको इस तरह घुमा लिया है तो ये इस तरह हो जाएगी। इसी तरह अब अगर आपने दोबारा इसको इस शेप में लेके जाना है तो दोबारा भी आप लेके जा सकते हैं। अब आपने, मेरा ख्याल है कि आपको इस जो फ्री हैंड टूल है उसकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ से मैं सारी शेप्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने काम को आसान करता हूँ। जैसा कि आपने समझा कि अगर हमने फ्री हैंड टूल लिया है, मैंने कंसेक्टिव लाइंस लेनी है, यहाँ से जब मैंने आगे लाइन जोड़कर चलना है तो मुझे फिर यहाँ पे क्लिक देना पड़ेगी, तब मैं आगे चलूँगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर क्लिक दूँगा और फिर पीछे जाऊँगा। लेकिन अगर जो टूल है वो मैं ले लेता हूँ पेन टूल, फिर मुझे ऐसा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लाइन मेरे पास गाइड जाएगी, यहाँ पे क्लिक करूँगा, बगैर क्लिक किए आगे बढ़ जाऊँगा, ये मेरी गाइड साथ आ गई है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, बगैर मैं क्लिक किए आगे बढ़ जाऊँगा और पहले नोड के जैसे मैं ऊपर आऊँगा वो उसको मिला देगा आपस में। तो ये शेप, दोनों शेप्स हमने ड्रॉ की हैं। इसके अंदर हमने हाफ क्लिक्स दी हैं, इसकी निस्बत ऊपर वाली शेप में, इस शेप में हमने ऊपर वाली शेप की निस्बत हाफ क्लिक्स दी हैं, यानी कि इसमें हमें डबल क्लिकिंग करनी पड़ी है। जबकि इसके अंदर हमने सिंगल क्लिक करने के बाद अपने जो सेगमेंट्स हैं उनको कंप्लीट किया है। बाद में जब आपके पास ये शेप देखें, ये हमारे पास ये शेप सिलेक्टेड है, ये पिक टूल के साथ सिलेक्टेड है। यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व जो है वो वाला बटन नहीं आया।
आप इसको भी पिक टूल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे ही आप इसको शेप टूल सेलेक्ट करेंगे तो वो बटन यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन वो अभी ऑन नहीं हुए। जब आप इनमें से सिलेक्टेड शेप के नोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे या उसकी किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, तब ये बटन जो है ये ऑन हो जाएगा। आप इसको क्लिक करें, अब ये आपकी जो शेप है इसकी हर लाइन जो है वो इलास्टिक मोड में चली गई है। ये देखें, ये इलास्टिक मोड में है, और जबकि ये वाली जो है ये इलास्टिक मोड में नहीं है। इसकी ये वाली लाइन भी इलास्टिक मोड में है, आप ऐसा कर लें, जबकि इसकी ये वाली लाइन भी इलास्टिक मोड में नहीं है। ये वाली लाइन भी इलास्टिक मोड में है। आप चाहें तो इसको यहाँ से अंदर की तरफ कर दे लें या बाहर की तरफ निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। जबकि इसमें ये वाली लाइन जो है ये भी इसमें इलास्टिक मोड में नहीं है। हाँ, अगर हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं, तीनों जो नोड्स हैं इसके, जो इसके कॉर्नर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। अब इसके अंदर भी वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ गई हैं। आप इसको भी यहाँ से अब अपनी कर्व जो है उसको अंदर या बाहर आप दे सकते हैं। अब एक दोस्त ने सवाल किया जी कि आप इसमें कलर फिलिंग कैसे करेंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपने अब अच्छी तरह समझ लिया होगा कि हमने पेन टूल और फ्री हैंड टूल में क्या डिफरेंस है, और हमने ये शेप्स कैसे डिज़ाइन करनी है, इनके अंदर हमने कर्व्स कैसे देनी है, दोनों नोड्स को अगर हमने जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है। ये एक बार मैं आपको और समझा दूँ कि अगर सपोज़ आपने फ्री हैंड के साथ एक चीज़ बनाई है, आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया, अब यहाँ से आपसे गलती से ये नोड की पोजीशन थोड़ा सा हिल गई है, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा परे हटा के, ये देखिए अब ये परे हट गया है, अब ये परे हट गया है, आपने यहाँ से क्लिक करके आगे ले गए हैं, तो फिर वो पहले वाली शेप के साथ ये जुड़ेगा नहीं, बल्कि ये अब देखें, ये आपका जो ये शेप जो है ये अलग है, ये अलग है। अब ये अलग है, ये तीनों शेप्स हमारी अलग अलग पड़ी हैं। ये बेशक हमें इसके साथ जुड़ी हुई महसूस हो रही है, लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको भी उठा के यहाँ से इसके ऊपर रख देंगे तो ये अपनी जगह पे तीनों शेप्स जो हैं वो अलग अलग ही हैं, ये जुड़ी हुई नहीं है। अब हमने इनको कैसे जोड़ना है कि एक तरीका तो ये है कि आप इस सबको पकड़ें, सबको पकड़ कर सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कंबाइन टूल कर दें। जैसे आप कंबाइन करेंगे तो ये शेप जो है ये कंबाइन हो जाएगी। उसके बाद आपने पिक टूल लेना है। पिक टूल जो लेने के बाद उसके बाद आपने शेप टूल लेना है यहाँ से, और शेप टूल के साथ यहाँ पे इस हैंडल को उठाएं, इसको दूसरे के ऊपर रख दें तो ये आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये हैंडल जो है आपको ये अकेला अकेला मिल रहा है, इसको पकड़ें, बिल्कुल इसके ऊपर ले जाएं तो ये आपस में जुड़ गया। या अगर आप इस तरह नहीं जोड़ना चाहते, आपके ये हैंडल आपके करीब करीब पड़े हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें तो ये एक यहाँ पे सिंबल आ रहा है, ये देखें, जॉइन टू नोड्स। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नोड्स ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, ये तो है, इस तरह का हमने इन शेप्स को डिज़ाइन करना है। अब आपने इनमें कलर फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह अपर लेफ़्ट कॉर्नर में हमारे पास ये वाले टूल्स हैं, और यहाँ पे जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो कुछ नए टूल्स आ जाते हैं। जब हम शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो टूल्स और आ जाते हैं उसके मुतल्लिका। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपनी स्क्रॉल ड्रा की विंडो के बिल्कुल राइट कॉर्नर में देखें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ये ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम स्वेचेस कहते हैं, या हम इनको कलर पैलेट्स भी कह सकते हैं। जिस शेप को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो आपकी माउस है उसका बटन दबाएंगे लेफ़्ट साइड वाला, तो उस शेप के अंदर वही कलर जो है वो फिल हो जाएगा। अब इस टूल में अगर मैंने येलो करना है, अगर इस शेप में मैंने येलो करना है मैं येलो कर लूँगा। अगर इसमें मैंने ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन कर लूँगा। आप देख रहे हैं कि तीनों शेप्स में जो अलग अलग कलर्स जो हैं वो फिल हो गए हैं। जब चाहें आप सिलेक्ट करके उसमें नया कलर फिल कर सकते हैं। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मतलब कि पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपका अंदर कलर फिल होगा। अगर किसी स्वेच के ऊपर या किसी पैलेट के ऊपर आप जाकर राइट क्लिक देते हैं माउस को, तो उसकी जो लाइन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब लाइन जो है ब्लू हो गई हैं, जबकि इसके अंदर हमने वाइट फिल कर दिया है। ये शेप है।
अगर इसकी लाइन इर्द गिर्द की लाइन्स को मैंने रेड करना है तो मैं इस कलर स्वेच के ऊपर आऊँगा और मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें इसकी जो लाइन्स हैं रेड हो गई हैं, अंदर इसके ग्रीन ही है। इसी तरह इस शेप में अगर मैंने ब्लू येलो कलर की लाइन करनी है तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसकी लाइन देखें येलो कलर में फिल हो गई है। तो यहाँ से आप जितनी चाहें इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब कि आप इनके अलग अलग शेड्स भी बना सकते हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कलर फिलिंग का भी आपको यहाँ से पता चल गया कि कलर फिलिंग आपने कैसे करनी है। और आज के ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि इधर से हमने इन शेप्स को कैसे डिज़ाइन करना है और इनमें कलर फिलिंग कैसे करनी है। अब अगर इन तीनों शेप्स को मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको कर दूँगा यहाँ से कंबाइन, तो क्या होगा, ये किसी एक कलर में मर्ज हो जाएंगी। ये देखें तीनों में एक ही कलर आ गया है और एक ही इनकी फिलिंग हो गई है। अब इकट्ठा ही इनका सबका कलर चेंज होगा, इकट्ठा ही इनकी लाइनें चेंज होंगी, जो आपने लाइन्स लगाई हुई हैं उनके कलर चेंज होंगे, इनकी फिलिंग भी इकट्ठी चेंज होगी। तो अब ये एक ही शेप की फॉर्म में है, यानी कि ये कंबाइंड हो गया है। तीन पोर्शन जो है वो एक शेप में कंबाइन हो गया है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप मेरी वीडियो को एक थम्स अप भी ज़रूर देंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।